नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने प्रकाश न्यूज़ पर। आज हम अपने दर्शकों को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग संसद मार्ग एरिया नई दिल्ली के सभागार में स्वराज मेरा अधिकार के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम का वह वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें बतौर अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल कार्यकाल में न्याय सबके लिए सिद्धांत पर आधारित हमारी सरकार बड़ी ही तेजी के साथ कार्य कर रही है। हमारा मानना है कि न्याय आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में पूरी तरह से पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने न्यायिक अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण एवं उनकी पदोन्नति में पारदर्शिता पर अपने संबोधन में बल दिया। कार्यक्रम में भाजपा के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने सदन में पारित होने वाले स्पेशल मैरिज बिल के संशोधन पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में स्वराज मेरा अधिकार संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित कानूनविद डॉक्टर ए.पी. सिंह ने अपने बेबाक संबोधन के दौरान कानून की खामियों को सिरे से गिनाया एवं भारत सरकार द्वारा पारदर्शिता रखने पर बल दिया। उन्होंने आसाराम बापू और संत रामपाल के केसों में कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर नाराजगी जाहिर की। यूपी के अनुदेशकों और यूपीएसआई चयन प्रक्रिया में अनियमितता एवं बिहार अररिया के छोटू यादव का मामला भी डॉक्टर ए.पी. सिंह ने उठाया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर अपने विचार रखे। दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन मुरारी तिवारी ने अपने संबोधन के दौरान वकील समुदाय के लिए प्रेरणादायक विचार रखे। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे राजीव खोसला ने वकालत के क्षेत्र में आने वाले नौनिहालों के लिए वकालत के गुरु मंत्र भी बताए। कार्यक्रम में कई जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ता रहे अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बल दिया। कार्यक्रम के आयोजन करता रहे ज्ञानवापी मामले के वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, अरुण शर्मा, ओमपाल सिंह, गीत कौर, नवीन चौहान एवं संगठन के अध्यक्ष विशाल खन्ना ने न्याय सबके लिए विषय पर बल दिया। आए हुए अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में भानु प्रताप सिंह एवं धर्मेंद्र मिश्रा, गीता चौहान, ऋचा सिंह, विमला कष्ठरिया, प्रतिमा रानी एवं एचन सिंह आदि भी शामिल रहे। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा कार्यक्रम के दौरान। हर घर में तिरंगा लहराएगा। ये पहला ऐसा 15 अगस्त आएगा आज़ादी के बाद, क्योंकि मैंने बड़े बुजुर्गों से भी बात की, कभी ऐसा अवसर आया तो क्या ऐसा नहीं आया। तो इस अच्छे ऐतिहासिक अवसर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस हाल में आदरणीय बहुत चिर परिचित नीचे से लेकर ऊपर तक, धरती से लेकर आसमान तक छूने वाले हमारे ऐसे केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते, क्योंकि इस देश का रूरल डेवलपमेंट, जिसके लिए गांधी जी भी कहते थे कि ग्रामीण विकास यदि हो जाए तो सारा विकास हो जाएगा, तो ऐसा ग्रामीण विकास का मंत्रालय और भी विभिन्न मंत्रालय, जो सबसे बड़ा मंत्रालय है ग्रामीण विकास का मंत्रालय, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को सौंपा गया। इससे पहले भी केंद्र में मंत्री थे और लगातार देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने देश की बात को, बहुत निचले व्यक्तियों की बात को भी रखने में कभी कोताही नहीं बरती। आदरणीय गहलोत साहब, माननीय सांसद, जोधपुर राजस्थान से आते हैं। पिछले दिनों बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई। जो फैमिली मैरिज एक्ट है, उसके लिए लगातार बहुत निचले स्तर से संघर्ष कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कानून बनके संसद में कैसे आते हैं। उसके लिए हमारे ऐसे आदरणीय सांसद राजेंद्र गहलोत जी, जो आपके साथ उपस्थित हैं, वो बहुत निचले स्तर से हमसे चर्चा हुई, डिस्कस हुआ, कई बार बैठे। विशाल खन्ना जी, स्वराज मेरा अधिकार के तहत पूरी सारी बातें हुई और ऐसा तब जाके कोई नया 2022 का मैरिज एक्ट आ पाएगा, जिसमें जितने अभी वक्ताओं ने उद्बोधन अपना किया, अभी 4 बजे से जो उद्बोधन हो रहा है, मैं समझता हूं
गहलोत साहब के उस बिल के बाद सारे जो लोगों को शंका समाधान है वो सारी उस बिल के बाद पूरी हो जाएगी और वास्तव में वो देश के लिए गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए अच्छा विधेयक होगा। आदरणीय मुरारी तिवारी जी बीसीडी के चेयरमैन, आज से 25 साल पहले की बात याद है, हमने जब वकालत स्टार्ट की थी तब एक कार्यक्रम रखा, तब भी भाई साहब हमारे वहाँ पहुँचे थे। यहाँ उपस्थित एडवोकेट गीता चौहान, विशाल खन्ना जी, डॉक्टर खुराना जी, और इस पूरे बगिया को खुशबूदार करने में जो हमारे स्वराज मेरा अधिकार के सभी पदाधिकारी बाहर से वहां तक सभी इतने दिनों से व्यवस्था में लगे हुए हैं और एक तरह से पूरी क्रीम यहाँ उपस्थित है। और थीम भी बहुत देश के लिए जरूरत है, जस्टिस फॉर ऑल, क्योंकि भारत सरकार भी कहती है एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल। माननीय मोदी जी ने भी जब आए थे पहली बार तभी नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और उसके आधार पर चला। जस्टिस फॉर ऑल सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, लेकिन वो हो कैसे संभव, समाधान कैसे हो उसका? क्या अभी पिछले दिनों जस्टिस फॉर ऑल की कानून से संबंधित बात है, मैं भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 25 वर्षों से वकालत कर रहा हूं। कई ऐसे केसों को मैंने देखा, क्या उनमें न्याय हो पाया? क्या इस देश की जनता को न्याय होते हुए उनमें दिखा? मैं राजनीति के केसों की बात नहीं करूंगा, राजनीति में आपस में द्वंद्व प्रतिद्वंद हो सकता है। राजनीति बनी इसीलिए है क्योंकि द्वंद्व भी होता है, प्रतिद्वंद भी है, तो वो उसके साथ क्या कर गया, फिर वो उसके साथ क्या करेगा, जब वो सत्ता में आएगा वो चलेगा। लेकिन एक ऐसा केस भी है इस देश में जिस पर आरोप लगे, लेकिन आरोप से पहले उसका जीवन क्या रहा जो आपने देखा। अगर हम बात करें संत आशाराम बापू के केस की, क्योंकि जस्टिस फॉर ऑल सबके लिए मैं आज बात कर रहा हूं। केस करने से पहले क्या था, क्या उन्होंने वैलेंटाइन, जो भारतीय संस्कृति की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति अनमोल है, सभी वक्ताओं ने कहा भारतीय संस्कृति बहुत जरूरी है, लेकिन उस भारतीय संस्कृति को जिंदा करने का काम, युवाओं को प्रेरणा देने का काम, हमारी महिलाओं को प्रेरणा देने का काम, हमारे बच्चों को प्रेरणा देने का काम, आज देश से जो लव जिहाद की बात की जाती है, लव जिहाद को रोकने की शुरुआत अगर होती है तो वैलेंटाइन डे, किस डे, लव डे और हक डे से होती है। कब वो आता है लव जिहाद? लव जिहाद एक साथ नहीं घुस के चला आता है हमारी बहन बेटी के घर पे, उसके फोन में एक साथ नहीं घुस के आता है, पहले उसमें शुरू होता है लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, हक डे। क्या उस संत आशाराम बापू ने इन सब लव डे, किस डे, हक डे रोकने के लिए काम नहीं किया? क्या ऐसा तो नहीं है कि धर्मांतरण की बात की गई, कानून बनाने की बात की गई, हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी का, सॉरी राजेंद्र गहलोत जी का बिल जाएगा, उसमें समाधान होगा, लेकिन आशाराम बापू सांसद नहीं थे, वो किसी राजनीतिक पद पर नहीं है। वो बात अलग है कि उनके यहां सभी राजनीतिक दलों के लोग आ गया, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा गया, हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी की गाइडलाइन थी, लेकिन संत आशाराम बापू जी को नहीं। बताइए क्या है? आयोजक है विशाल खन्ना जी बैठे हैं, मुरारी तिवारी जी बैठे हैं, हमारे वकीलों के नेता हैं, आदरणीय माननीय मंत्री जी बहुत उसी स्तर से आते हैं जिन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई बहुत लड़ी है, उन आदिवासी क्षेत्रों में लड़ी है जहां लोग सोच नहीं सकते थे। मैं वहां मध्य प्रदेश के जनपदों में गया हूं, किस तरह का कार्य माननीय मंत्री जी अपने स्तर पर करते हैं और खुद देखते हैं, जाके खुद उन कैंपों का संचालन करते हैं, वहां खुद देखते हैं क्या खाने की व्यवस्था हो रही है, 24 घंटे काम करते हैं। मोदी जी ऐसे किसी को मंत्री नहीं बना देते बार बार, मोदी सरकार में ऐसे नहीं कोई चल पाता है, बहुत जीरो लेवल पे काम करना। लेकिन क्या जस्टिस फॉर ऑल में न्याय मिला? संतों को क्यों नहीं न्याय मिल पाता है? मैंने एक और केस रहा, सतराम पाजी हरियाणा बरवाला,
प्यारे सज्जनों, मुझे 1 साल 12 जुवेनाइल बच्चों को, 12 जो बच्चे थे पीपी साहब, उनको मुझे 1 साल जुवेनाइल सिद्ध करने में लग गया कि ये बच्चे हैं साहब, बच्चे हैं। 1 साल बाद सिद्ध हुए कि वो बच्चे, उन्होंने जेल से बुला के डेलिक्वेंट उसमें ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया। 1 साल मुझे लग गया। 18 नेपाली नागरिक जो आए थे बरवाला, उसमें वहां आए थे, उनके यहाँ रामपाल जी के यहाँ 18 नेपाली नागरिकों पे देशद्रोह की धारा लगाई गई। नेपाली नागरिकों पर लिखा गया चार्जशीट में नेपाली नागरिक, और भारत में लगा दी कि देशद्रोह धारा। 1 साल लग गया मुझे सिद्ध करने में, हटवाने में कि देशद्रोह नहीं बनता साहब, नहीं बनता, इन पे नहीं बनता, ये नेपाल के भारत के है ही नहीं। तो विषय नहीं है कि धर्मांतरण की बात की गई, कानून बनाने की बात की गई। हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी का, सॉरी राजेंद्र गहलोत जी का बिल जाएगा, उसमें समाधान होगा। लेकिन आशाराम बापू सांसद नहीं थे, वो किसी राजनीतिक पद पर नहीं है। वो बात अलग है कि उनके यहां सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया वाले भी बैठे हैं हमारे को, सभी राजनीतिक दल के लोग उन संत के यहां आते थे, झुकते थे, नमन करते थे। लेकिन उन्होंने अपने बल पे लड़ाई लड़ी और इन सब चीजों के खिलाफ लड़े, धर्मांतरण, ईसाई मिशनरीज के खिलाफ लड़े। और इस सब का सारा परिणाम क्या हुआ? दारोमदार चलता रहा, एक संत अकेले लड़ता रहा, एक ऐसे झूठे केसों में फंसा दिया गया। और बात न्याय की बात की रहे, जस्टिस फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश की राजधानी के इतने बड़े स्तर पर उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। उम्र के इस पड़ाव में आप रिकॉर्ड निकाल के दे दीजिए मुझे, इतनी उम्र का अगर कोई व्यक्ति जेल में हो, हार्डकोर क्रिमिनल, हैबिचुअल, मैं तो सुप्रीम कोर्ट वकालत करता हूं, हमारे पीपी साहब बैठे, चीफ पीपी साहब, हमने इनसे सीखा, 25 साल में देखा है। हार्डकोर प्रोफेशनल क्रिमिनल आते हैं, मैं चेक नहीं करता, माननीय मंत्री जी बैठे, बड़े प्रोफेशनल क्रिमिनल आते हैं और मैं उनके लिए वकालत करता हूं, पैसा लेता हूं, काम करता हूं उनके लिए बिना हिचक। लेकिन क्या वो हार्डकोर क्रिमिनल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, प्रोफेशनल ऑफेंडर है? कोरोना काल में सबको छोड़ा गया, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा गया। हाई पावर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, ऑनरेबल हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी की गाइडलाइन थी, लेकिन संत आशाराम बापू जी को नहीं छोड़ा। क्या आयोजक है? विशाल खन्ना जी बैठे, मुरारी तिवारी जी बैठे, हमारे वकीलों के नेता, आदरणीय माननीय मंत्री जी बहुत उस स्तर से आते हैं जिन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई बहुत लड़ी है, उन आदिवासी क्षेत्रों में लड़ी है जहां लोग सोच नहीं सकते थे। मैं वहां मध्य प्रदेश के जनपदों में गया हूं, किस तरह का कार्य माननीय मंत्री जी अपने स्तर पर करते हैं और खुद देखते हैं, जाके खुद उन कैंपों का संचालन करते हैं, खुद देखते हैं क्या खाने की व्यवस्था हो रही है, 24 घंटे काम करते हैं। मोदी जी ऐसे किसी को मंत्री नहीं बना देते बार बार, मोदी सरकार में ऐसे नहीं कोई चल पाता है, बहुत जीरो लेवल पे काम करता है। लेकिन क्या जस्टिस फॉर ऑल में न्याय मिला? संतों को क्यों नहीं न्याय मिल पाता है? मैंने एक और केस करा, संतराम पाल, हरियाणा, बरवाला, प्यारे से कर रही है, मीडिया हाईलाइट ज्यादा नहीं हो रहा है अपने स्तर पे, लेकिन क्या छोटू यादव के परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा? समाज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मैं कह रहा हूं, जस्टिस फॉर ऑल में कह रहा हूं, क्या न्याय मिल पाएगा? लेकिन ये प्रयास आदरणीय मोदी जी अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्हें देश भी देखना, विदेश भी देखना, पाकिस्तान भी देखना, चाइना भी देखना, डोकलाम भी देखना, श्रीलंका भी देखना, बांग्लादेश भी देखना, सब कुछ देखना है। वो कहां तक करेंगे? योगी जी अपने स्तर पर कर रहे हैं, उन्हें अपना उत्तर प्रदेश देखना है, अपने मंत्री देखने, विधायक देखने, अपने क्षेत्र देखने, लेकिन यहां से हम लोग स्वतंत्र हैं, हम देख सकते हैं जस्टिस फॉर ऑल के लिए कहां पे क्या कमी रह गई है, किसमें कहां पे कमी रह गई है, किसके मामले में कमी रह गई है, हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। हमें यहां व्यक्तिगत बात विवाद में नहीं लगना है कि राजनेता क्या कह रहे हैं, कौन सी पार्टी का क्या कह रहा है, ऐसे कमियां निकालें तो ग्रंथ लिख जाएंगे, किसकी कमियां, किसकी अच्छाइयां। कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो पूर्ण हो, कोई इंसान नहीं।
कोई देश का राष्ट्रपति से लेकर न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल हाई कोर्ट, कोई दुनिया का ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो और जिसमें गलती ना हो सकती हो। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने अपने संविधान को बनाते समय ऐसा संविधान बनाया कि हर गलती का सुधार के लिए नियम है कि अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से फांसी के केस में गलती हो जाए तो फिर से सुप्रीम कोर्ट सुने, सुप्रीम कोर्ट से फिर गलती हो जाए तो फिर एसएलपी में सुने, रिव्यू में सुने, कैरेटिव पिटीशन में सुने, सुनते रहे वो सुनाए, इससे कोई गलती ना करे। लेकिन हमें इस देश में वर्तमान समय सबसे स्वर्णिम अवसर चल रहा है हमारे लिए। इस देश से में स्वर्णिम अवसर इससे अच्छा नहीं आने वाला है, क्योंकि माननीय मोदी जी बड़े त्यागी व्यक्ति हैं। ना तो उनके परिवारवाद का आरोप लगता है, ना खानदान, परिवार, रिश्ता, नाता, भाई, भतीजा, पत्नी, कोई। उनके अभी भाई का इंटरव्यू आया कि अरे मैं क्या करूं, मैं मोदी जी का भाई हूं तो क्या भूखा मर जाऊं। सोचिए, कभी इस देश के प्रधानमंत्री के सगे भाई को कहने का ऐसा अवसर मिला। लेकिन आज थीम है जस्टिस फॉर ऑल, तो मैं यहां से ये कहना चाहूंगा और अवश्य साहब को भी यहाँ पर सुना, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं तिवारी जी, हरी जी, दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष आदरणीय विशाल खन्ना जी, डॉक्टर खुराना जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए उपस्थित सभी। ये एक ऐसा समय है जब इस समय देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं। निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ उसके लिए पूरे देश में जनमानस को पढ़ने की आवश्यकता है और सब जनमानस ये इसका एक रास्ता है, उसमें से कोटा करने और इसको सर महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह लगातार ड्रग्स हंगामा की कहा था संसद भंग हो जाती है, लेकिन जो महंगाई है उस पर सरकार क्या? ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।